हेलो स्टूडेंट्स। तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डोबेनायर ट्रेंड रूल क्या था और उसके डिफेक्ट्स हमने देखे थे कि डोबेनायर ने जब अपना रूल दिया था तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स थे। एक बार हम थोड़ा सा वो रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। डोबेनायर के ट्रेड रूल में हमने देखा था कि किस तरीके से उसने तीन तीन एलिमेंट्स के ट्रेड बनाए थे, तीन तीन एलिमेंट्स का ट्रायो बनाया था और उसी ट्रायो के बेसिस पर उसने क्या किया था, आगे एलिमेंट्स को डिवाइड किया था। उसका कहना यह था कि अगर हम बढ़ते क्रम में मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बढ़ते क्रम में हम अगर उनको जमाते हैं, सिंपली बात यह है कि तीन का अगर हम तीन ऐसे एलिमेंट्स का ट्रायो बनाते हैं, तीन ऐसे एलिमेंट्स की ट्रेड बनाते हैं जिसमें बीच वाला एलिमेंट का परमाणु भार जो बाकी के दो एलिमेंट के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। मतलब जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो होगा वो अदर टू एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने किस में पढ़ा था, डोबेनायर के ट्रेड रूल में। लेकिन ये आगे जाके सफल क्यों नहीं हुआ, तो इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि हम किस बेसिस पर ट्रेड बना रहे हैं ये हमें नहीं पता। बीच में अगर कोई अदर एलिमेंट डिस्कवर होता है तो हम उसको रखेंगे कहाँ, क्योंकि उससे पूरा ट्रेड लॉ या फिर हम बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी वहां पर पीरियोडिक टेबल क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी अगर एक भी एलिमेंट वहां नया आता है तो। क्योंकि अलग अलग एटॉमिक मास अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं, पॉइंट से भी वहां पर एटॉमिक मास के बीच में कोई एलिमेंट आ सकता है। तो ये उसके कुछ डिफेक्ट्स थे, मतलब फ्यूचर के लिए उसका कोई स्कोप नहीं था। ठीक है, और जितने भी लॉ बनाए जाते हैं वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं कि आगे जाके अगर कोई चेंजेस होंगे तो उससे उसका इफेक्ट इस पर कोई नहीं पड़ेगा। तो ये उसके डिफेक्ट्स थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव बेसिकली क्या था, तो हम आज देखते हैं। न्यूलैंड ने कुछ म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे कुछ म्यूजिकल नोट्स उसने दिए थे, जैसे कि सा, रे, ग, म, प, ध, नी और फिर सा। अगर आप इन म्यूजिकल नोट्स को देखोगे तो एक आपको सिमिलरिटी दिखेगी। क्या है वो मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने नोट्स हैं, 8 नोट्स हैं। इनमें फर्स्ट वाला जो नोट है और 8th वाला जो नोट है ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। मतलब दोनों क्या है, यहाँ पर सेम है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, यहाँ पर सेम है। सा, रे, ग, म, प, ध, नी और फिर से क्या आ रहा है, सा आ रहा है। मतलब फर्स्ट और 8th नोट, ये दोनों नोट क्या है, यहाँ पर सेम है। न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव में, ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, 8 का। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री में 8 को ऑक्टा बोलते हैं, ऑक्टेव बोलते हैं, तो हम 8 यहाँ पर बोल रहे हैं। तो सिंपली फर्स्ट और 8 एलिमेंट जब मैं इस म्यूजिकल नोट में एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब मैं उनको अरेंज करूंगा तो वहां पर फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट प्लेस पर जो एलिमेंट रहेगा और 8th प्लेस पर जो एलिमेंट रहेगा उसकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी मिलती जुलती होंगी। मतलब वो एलिमेंट्स क्या होंगी, काफी हद तक सेम होंगे। देखते हैं तो न्यूलैंड ने जो जिन एलिमेंट्स को वहां पर जमाया था तो उसने स्टार्ट किया था यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये कुछ इस तरीके से लॉ ऑफ ऑक्टेव में उन्होंने इस तरीके से एलिमेंट्स को जमाया था। सा मतलब अगर मैं फर्स्ट नोट की बात करूं तो वो कौन है, लिथियम, और 8th नोट की बात करता हूं तो वो कौन है, नियोन। ठीक है, तो यहाँ पर लिथियम और नियोन की प्रॉपर्टीज जो है काफी क्या है, यहाँ पर सेम। ठीक है, लिथियम और नियोन की अगर हम प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो काफी हद तक सेम है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब यही था। उन्होंने बोला था कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाया जाए तो हर 8वां तत्व पहले तत्व से समानता प्रदर्शित करता है। जैसे कि संगीत में भी 8वां स्वर पुनः दोहराया जाता है। इसमें उन्होंने क्या बोला, सिंपल वही जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे म्यूजिकल नोट्स में पहला और
आठवां जो नोट होता है वो एक दूसरे को समानता प्रदर्शित करता है, मतलब ये भी सा है और ये भी क्या है, सा है। उसी तरीके से जब हम बढ़ते क्रम में बढ़ते एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में हम इनको पुट करते हैं, तो सबसे कम एटॉमिक मास किसका, लिथियम का, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इस तरीके से जब हम इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एटॉमिक मास को पुट करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट ये दोनों की प्रॉपर्टीज वहां पर काफी हद तक सेम होती है। क्या करते हैं, ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं, और यही किसका कहना था, न्यूलैंड का कहना था। ठीक है, इसके बाद भी उन्होंने एक सीरीज बनाई, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, कैडमियम, क्लोरीन, फास्फोरस, कैडमियम, क्लोरीन, कुछ छूट रहा है यहाँ पर, NaNaClSiPs और Cl। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सात ही नोट्स हो रहे, एक नहीं पर मिस हो रहा है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, यहाँ पर क्या आ रहा है, नियॉन आ रहा है। मैं काम करता हूँ, वेट अ सेकेंड। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हमने क्या लिया था यहाँ पर, नियॉन, तो यहाँ पर नियॉन। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आते हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो यहाँ पर पहले नियॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, नियॉन जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था तो हम क्या मानते थे, उसको Na मानते थे। तो यहाँ पर आप नियॉन लिख सकते हो या फिर Na लिख सकते हो, क्योंकि पहले नियॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब नियॉन की डिस्कवरी हो गई है, लेकिन पहले नियॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, सोडियम। यहाँ पर आते हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोटेशियम। तो ये हो गए हमारे 8 एलिमेंट्स। वही सेम रूल कि यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट मतलब Na जो है वो किसके साथ सिमिलरिटी शो करेगा, पोटेशियम के साथ। आया समझ में, Na किसके साथ सिमिलरिटी शो करेगा, पोटेशियम के साथ। और हमने यहाँ पर देखा था लिथियम किसके साथ शो कर रहा था, Na के साथ। आया समझ में, यहाँ पर देखना, ध्यान देना, सबसे पहला एलिमेंट था लिथियम, उसके बाद लिथियम शो कर रहा था Na के साथ, Na शो कर रहा है पोटेशियम के साथ। तो इस तरीके से ये तीनों ही एलिमेंट यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के सिमिलर, ठीक है, एक दूसरे से क्या करते हैं, ये समानता प्रदर्शित करते हैं। यही था न्यूटन का लॉ ऑफ ऑक्टेव। अगर हम देखते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव के डिफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि न्यूटन का लॉ ऑफ ऑक्टेव आया जरूर था, लेकिन इसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई और आगे भी नहीं बढ़ाया गया। इसका रीजन क्या था, क्योंकि इस तरीके से हम फर्स्ट टू, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर आगे 8। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर 40 के बाद 40 के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उसमें 1 to 8 एलिमेंट, मतलब फर्स्ट और 8th एलिमेंट कभी भी सिमिलरिटी शो नहीं करते। ठीक है, 40 तक ये लॉ अच्छा है, इसी के हिसाब से चलता है कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट हाँ कुछ हद तक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, कुछ हद तक सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। लेकिन 40th एलिमेंट के बाद एटॉमिक मास जब 40 पहुंच जाएगा और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वहां पर किसी भी टाइप की कोई सिमिलरिटी शो नहीं करता एलिमेंट।
आया समझ में। इसलिए न्यूलैंड का लॉ जो था, उन्होंने शुरू के जो दो तीन सीरीज बताई थी वो तो अच्छी थी, उनमें ये लॉ एप्लीकेबल भी था, लेकिन 40th एलिमेंट के बाद ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था। और सेकंड चीज ये भी कि यहाँ पर उन्होंने बढ़ते क्रम में, जैसे कि आप यहाँ पर ही देख सकते हो कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर क्या आ रहा है वहाँ पर सोडियम आ रहा है। लेकिन फिर सोडियम और फ्लोरीन के बीच में एक एलिमेंट डिस्कवर हो गया नियॉन। तो नियॉन को फिर हम कहाँ रखते? अगर नियॉन को हम सोडियम की जगह पर रखते तो नियॉन और लिथियम की प्रॉपर्टीज किस तरीके से मैच होती है। दूसरी चीज ये कि अगर नियॉन सोडियम की जगह पर आ जाता तो फिर उसको हम इस तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल ही डिस्टर्ब हो जाती। आया समझ में? अगर नियॉन यहाँ पर आ जाता तो फिर उधर अगला एलिमेंट क्या होता? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से वहां पर नियॉन ना पोटेशियम के साथ सिमिलरिटी शो करता, ना लिथियम के साथ सिमिलरिटी शो करता। इसीलिए बोला जाता है यहाँ पर कि न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया था पूरे तरीके से। ठीक है, इसके बाद अब कल से हम मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एप्लीकेबल थे लॉ, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये दो लॉ तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी एक तरीके से बेस बना दिया था कि पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई जाती है, या फिर बहुत सारे साइंटिस्टों को अट्रैक्ट कर लिया था पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट में। बहुत सारे साइंटिस्ट अब पीरियोडिक टेबल बनाने के बारे में सोचने लगे थे। फिर मेंडलीफ नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, और उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल भी बोली जाती है क्योंकि वो कंसेप्ट ही ऐसा लेकर आए थे। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, उन्होंने क्या वहाँ पर कंसेप्ट लगाया था। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।